हेलो दोस्तों, टारगेट विथ AK एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में आज हम आप लोगों को बताएंगे भारतीय संविधान के विकास के बारे में कि भारत का संविधान जो है वो कैसे बना, भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास कि उसमें भारतीय संविधान के विकास में इतिहास क्या है, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्या है, कैसे कैसे हमारे भारत का संविधान बना। तो सबसे पहले 1757 ईस्वी में 1757 में प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया। इन दोनों युद्धों के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसता चला गया। इन दोनों युद्धों के बाद ये दोनों युद्ध जो अंग्रेजों ने जीत लिया तो बंगाल पर अंग्रेजों के शासन का शिकंजा जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शिकंजा कसता चला गया। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए जिससे भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनी। मतलब उसी एक्ट को लेकर आगे जो समय समय पर एक्ट पारित किए जा रहे थे वही सब धीरे धीरे आगे चलकर भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो सबसे पहले 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 में। ये भारतीय संविधान के विकास में पहला कदम था। रेगुलेटिंग एक्ट, इसका संवैधानिक महत्व है, मतलब भारतीय संविधान के निर्माण में इसका बहुत महत्व है। इसकी विशेषता क्या थी रेगुलेटिंग एक्ट की कि इसमें जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसमें प्रथम गवर्नर जनरल
प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। इससे पहले क्या था कि इस गवर्नर जनरल का नाम केवल गवर्नर हुआ करता था। इस गवर्नर जनरल का नाम केवल गवर्नर हुआ करता था और यह बंगाल के गवर्नर कहलाते थे। यह बंगाल के गवर्नर कहलाते थे, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। इसमें मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसी के अधीन कर दिया गया। जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे, इसी गवर्नर जनरल के वारेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। और वारेन हेस्टिंग जो थे वह बंगाल के अंतिम गवर्नर भी कहे जाते हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर कहे जाते हैं और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी इन्हीं को कहा जाता है। इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वह एलिजा एम्पे थे। पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इनके अलावा 3 और भी न्यायाधीश थे। इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश वे थे, जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमिंस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो थे वह एलिजा इम्पे को बनाया गया। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जब हाई कोर्ट की स्थापना की गई तो उसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया कि कोई भी कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता। और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद आया 1781 का सेटलमेंट एक्ट। 1781 में आया
सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट 1781 में आया। इस एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, इस एक्ट को लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए 1781 में सेटलमेंट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को, जो कलकत्ता का शासन था, उसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इस सेटलमेंट एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वह व्यापारिक मामले को देखता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का संबंध व्यापारिक मामलों से था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का संबंध राजनीतिक मामलों से था। अगला आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 में चार्टर एक्ट लाया गया। चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के तहत, इस 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य जो थे, उनका वेतन जो है वो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था कर दी गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो सदस्य हैं उनको वेतन दिया जाएगा, उनको वह भारतीय राजस्व में से ही दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1793 में चार्टर एक्ट में की गई थी। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी का अधिकार पत्र था, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के जो अधिकार पत्र था, कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
बढ़ा दिया गया। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार पर, जो कंपनी जो थी, पहले ये था कि यह कंपनी जो है भारत के साथ केवल इसी का व्यापार करने का अधिकार था, कि भारत के साथ व्यापार केवल कंपनी ही कर सकती है। इसको छीन लिया गया, मतलब इसको खत्म कर दिया गया कि अब केवल कंपनी ही भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय पे व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त था। 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त था, मतलब यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया कि जो कंपनी है वह भारत के साथ केवल इसी का केवल व्यापार नहीं रहेगा, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार, वह कंपनी जो है वह चीन के साथ व्यापार कर सकती है। और पूर्वी देशों के साथ, जो पूर्वी देशों में चाय का उत्पादन होता था, उस पे जो उसके साथ व्यापार कर सकती है, केवल कंपनी ही कर सकती है उसके साथ व्यापार। इसको अधिकार दे दिया गया। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे, जो कंपनी भारत में व्यापार करने का अधिकार रखती थी, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी केवल जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वह केवल शासन करेगी, वह केवल भारत में शासन ही कर सकती है, व्यापार नहीं कर सकती है। और इसी के तहत, इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उस समय जो गवर्नर थे विलियम बेंटिंग, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को कहा जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल। और उससे पहले वह केवल बंगाल के गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत में दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। भारत में दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया।
गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, मतलब उसमें जितने भी सदस्य थे, उनको राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया, जिसमें गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इसके लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। जो भारतीय भारत में जो कानून थे उसको अलग अलग बांटा गया, जिसके लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में जो कंपनी के महत्वपूर्ण पद थे, उन पर, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती जो होती थी, इसी 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भर्ती की जाने लगी। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन 1853 में हुआ था। 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत किया गया था। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। इसमें 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 में मैकाले समिति 1854 में मैकाले समिति बनी। 1854 में मैकाले समिति बनी। अगला है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम। और हम बताएंगे आप लोगों को पार्ट टू में 1858 के भारत शासन अधिनियम से आगे बताएंगे पार्ट 2 में। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।